दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। स्वीडन से मंगा लें। अरे भाई, पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती। मुल्क को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही हैं। भाई ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से ख़रीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया है। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ना 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 ना, चावल तो भारत वाला ही चाहिए। क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारिश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते हैं। कतर वालों, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंच नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे ही यहाँ पर कतर की तरफ से इंडिया के साथ कांड करने की ट्राई की गई, इंडिया ने अपने ऑप्शंस देखे कि भाई क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए, इंडिया कोई कम्युनिस्ट कंट्री होता ना तो यहाँ पर सिंपल चाइना की तरह ये कह देता कि भाई आप वहाँ पर जो भी इंडियन रहते हैं तो तुरंत वापस आ जाए, या फिर सऊदी या फिर यूएई जैसे कंट्रीज़ के अंदर काम करने के लिए चले जाए, और अगर आपको पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आप इंडिया में आ जाए। लेकिन हम जो है ना वो कतर को यहाँ पर मज़ा चखाना चाहते हैं। लेकिन अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने लोगों के लिए पूरी की पूरी आज़ादी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वो स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन हमने जो स्टेप हम इंस्टेंट ले सकते हैं वो दवाइयों वाला है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया ने जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो कतर को भेजना बंद किया है, और कतर के लिए दूसरा ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करने की ट्राई की गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कतर के पास गैस की मोनोपोली है, और इसको टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बाद हम सोच सकते हैं कि भाई रशिया से मंगवाए, या फिर वेनेजुएला से मंगवाए, या फिर किसी और कंट्री से गैस हम मंगवाए। और अच्छा खासा यहाँ पर अगर इंडिया ने मान लीजिए कि गैस इंपोर्ट करना बंद कर दी ना, तो फिर कतर को अच्छा खासा झटका लग सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो गैस का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि कतर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। वो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी मैंने सुनाई थी कि भाई तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज़ से, चलते उड़ते जहाज़ से मतलब। तो जब वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा अरे भाई उड़ना आता है? अगर नहीं आता तो फिर पंगा क्यों किया? और तोता तो उड़ दिया और पाजी शू गए नीचे। तो यही हमारे कतर के शेख का हाल है। तो अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है, जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली अल्लाह के बराबर है वो, जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से। अगर वो कहेगा कि उग जा तो वहाँ सारी की सारी सब्जियाँ उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो गेहूँ और चावल वहाँ पे चल के पहुँच जाएंगे। ये सब शायद सोचा था उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था, तो अब उसको भी पका लो ना, अब आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, दवाएं आ जाओ।
अब ऐसा करो कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम मज़े करो और मज़े करो और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो, उसमें से कुछ मिनरल निकलता है तो अपनी मिनरल डेफिशिएंसी दूर कर लेना। इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जब जो जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है, क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए।